नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास पर तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दूसरे बेहद ज़रूरी मुद्दे पे बात कर रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कश्मीर। कश्मीर से पिछले दिनों एक कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या की खबर आई है। बेहद दर्दनाक खबर है। हत्या तो कोई भी दर्दनाक होती है, और जब ये बात आपको पता चलती है कि वो अपने परिवार के इकलौते ब्रेडविनर थे, उनके पिता की कुछ दिनों पहले मृत्यु हुई है, माँ बीमार रहती हैं, तो ये ख़बर और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं इधर लगातार देख रहा था सोशल मीडिया पर और कई सारी वेबसाइट्स पर और दूसरी जगहों पर इस पर चर्चा चल रही थी, और मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। एक लंबा लेख लिखा है जो शायद कल परसों में आपको पढ़ने को मिले, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बातचीत बहुत संक्षेप में मैं यहाँ पे करना चाह रहा था। देखिए, कश्मीर से हत्या की खबर आना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत दर्दनाक बात है, लेकिन ये सच है कि कश्मीर हमारे जहन में आता ही तब है जब वहाँ पर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस तरह की हर घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। दरअसल हमेशा बात एक्सट्रीम्स में होती है। एक पक्ष होगा जो कहेगा कि नहीं, इसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा पक्ष कहेगा कि नहीं, सिर्फ उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे। ऐसे ही तमाम सारी बातें होंगी। एक तथ्य जो मैं अक्सर याद दिलाता रहता हूँ, जब अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में मैंने बहुत विस्तार से लिखा भी है कि कश्मीर में आज भी, कश्मीर घाटी में आज भी कश्मीरी पंडितों के कुछ परिवार रह रहे हैं। 800 लगभग परिवार वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के हैं। और 90 के दशक के शुरू में जो वंधामा में हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से लेके अभी तक किसी कश्मीरी पंडित के साथ इस तरह के व्यवहार की सूचना नहीं मिली है। इस तरह की जो पिछली सूचना हमें मिली थी वो अजय पंडिता की थी। आप जानते हैं, अजय पंडिता भी एक सरपंच थे। दक्षिणी कश्मीर के ही एक गांव के सरपंच चुने गए थे और बाद में उनकी हत्या हो गई थी। थोड़ा देखना होगा। मैं कुछ चीज़ों के साथ बात करते हुए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इन हत्याओं के पीछे असल में है क्या। देखिए, कश्मीर में राजनैतिक हत्याओं की जो कड़ी है वो बहुत पुरानी है। 1989 में जिस पहले राजनैतिक व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ हलवाई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता था। असल में है क्या, आप जानते हैं, पाकिस्तान परस्त जो वहाँ का पूरा आतंकवाद है, वो आतंकवाद इंडियन स्टेट को, भारतीय राज्य को अपना दुश्मन समझता है। तो जो भी व्यक्ति भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय संविधान का वहाँ समर्थन करता हुआ नज़र आता है, या जो भी व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति भारत सरकार के साथ सहयोग की कोशिश कर रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आप अगर इन हत्याओं के विस्तार में जाएंगे तो आश्चर्य होगा आपको कि इनमें कैसे कैसे नाम शामिल हैं। सबसे बड़ा नाम जो कश्मीर में आतंकवादी हत्या का शिकार हुआ, राजनीतिक नाम, वो मीरवाइज़ फ़ारूक का है। आप जानते हैं, मीरवाइज़ फ़ारूक को उनके घर कुछ लोग गए, दरवाज़ा खटखटाया, और जब वो मिलने के लिए सामने आए तो उन्हें गोली मार दिया गया। उसके बाद काजी निसार अहमद, मीर मुस्तफ़ा, मौलाना सैयद मसूदी, अब्दुल गनी लोन सहित इतने सारे लोगों को वहाँ पर राजनीतिक हत्याओं का शिकार बनाया गया है। इनमें टीकालाल टपलू भी शामिल हैं, जो भारतीय जनसंघ के वहाँ प्रतिनिधि थे। इनमें वांचू साहब भी शामिल हैं, जो वहाँ जनता के प्रतिनिधि थे, जो चुनाव नहीं लड़ते थे। हृदयनाथ वांचू जी, जिनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। जब सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर जा रहे थे, उन्होंने जाने से इनकार किया और वहाँ पर लोगों की मदद करते रहे। एक आतंकवादी ने उनकी भी हत्या कर दी। आज भी वांचू परिवार कश्मीर में रहता है। उनके जो नाती हैं अमित वांचू, वहाँ सामाजिक गतिविधियों में बेहद सक्रिय हैं, हमारे मित्र हैं। अपनी किताब में मैंने उनका जो इंटरव्यू लिया है वो भी पेश किया है। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं वहाँ पर, उसमें धर्म की एक भूमिका हो सकती है, लेकिन दोनों धर्मों के लोग वहाँ पर इन राजनीतिक हत्याओं में मारे गए हैं। असल में पिछले दिनों 5 अगस्त को जब एब्रोगेशन हुआ
370 का और राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उसके बाद जो चुनाव हुआ था पंचायत का, उसको आतंकवादियों ने बहिष्कार की नोटिस दी थी कि इसका बहिष्कार किया जाए। इसके पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो वहाँ की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार 370 हटाने की वजह से इसका बहिष्कार किया। ऐसे में वहाँ पर बहुत थिन वोटिंग हुई, 3% से लेकर 8% के बीच में वोटिंग हुई। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ एक कैंडिडेट हुआ, या कई सारे तो ऐसे वार्ड थे जहाँ एक भी कैंडिडेट नहीं मिला। और ऐसे में बीजेपी जो उस समय चुनाव लड़ रही थी सजाद लोन के साथ, उसने और कांग्रेस ने ठीक ठाक सीटें वहाँ पे जीती। उसके बाद से ही वहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में है वहाँ पर, तो वो भाजपा से जुड़े हुए लोगों को वो अपना दुश्मन मानते हैं। तो जो भी भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, उनकी हत्या होनी शुरू हुई। इस क्रम में जो पहली भाजपा से जुड़े हुए लोग थे या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी हत्या होनी शुरू हुई। मैंने बताया इस क्रम में जो पहली हत्या हुई थी वो 8 जून 2019 को कांग्रेस से जुड़े हुए एक कश्मीरी पंडित अजय पंडिता की हत्या हुई थी, उसी साउथ कश्मीर में। उसमें बहुत शोर मचा था, ये कहा गया था सुरक्षा दी जाए वगैरह वगैरह, तमाम सारे बातें हुई थी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद 1 महीने के अंदर अंदर 8 जुलाई को बांदीपुर में एक भाजपा नेता थे, शेख वसीम बारी, 28 साल के युवा नेता थे जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था विधानसभा का, उनको, उनके पिता को और उनके भाई को, मतलब पूरे परिवार को एक बार में साफ कर दिया गया। उनको 10 PSO दिए गए थे सुरक्षा के लिए, लेकिन उस समय एक भी आदमी उपलब्ध नहीं था। वो अपने घर की छत पे थे और उनको गोली मार दी गई। उसके ठीक 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद 6 अगस्त को आप देखते हैं कि बीजेपी के ही एक सरपंच थे शेख सज्जाद अहमद, उनकी हत्या कर दी गई। अगस्त के महीने में ही एक अब्दुल हामिद नज़र साहब के नेता थे, उनकी हत्या की गई। सितंबर में BDC इलेक्शंस जो वहाँ पे हुए थे, उसमें खाक से जो BDC इलेक्शन जीते थे सरदार भूपिंदर सिंह सिख थे, उनकी हत्या की गई। अक्टूबर में गुलाम कादिर नाम के एक नेता थे बीजेपी के, जिनके ऊपर हमला किया गया, लेकिन गुलाम कादिर ने रिटेलिएशन में बदले में गोलियां चलाईं, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। गुलाम कादिर साहब तो बच गए, लेकिन उनके जो PSO थे वो मारे गए। अक्टूबर में बताया मैंने गुलाम कादिर पे हमला हुआ। उसी महीने में 2 हमले और हुए, और उसके बाद मार्च में हम देखते हैं कि सोपोर में एक काउंसलर थे रियाज अहमद पीर, उनके ऊपर हमला हुआ जिसमें वो मारे गए, उनके PSO मारे गए। उनके साथ ही उनके ससुर साहब थे जो काउंसलर, वो भी काउंसलर थे, उनको भी गोलियां लगी, हालांकि वो बच गए। तो जब इतनी सारी हत्याओं को आप एक साथ करके देखते हैं, तो इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अगर हिंदू मुसलमान के चश्मे से आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्यों 2 हिंदुओं को मारा गया और 7-8 मुसलमानों को मार दिया गया। लेकिन अगर आप इस चश्मे से देखेंगे कि वहाँ जो लोग भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो रहे हैं, चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, आतंकवादी उसको अपना निशाना बना रहे हैं, तो आपके समझ में आएगा कि इतनी सारी सेना और सुरक्षा और पुलिस और बाकी सारी चीज़ों के बावजूद हम उन्हें सुरक्षा उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। आपके समझ में आएगा कि ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, बल्कि वहाँ सीधा सीधा मामला ये बन गया है कि जो हिंदुस्तान की बात करे उसके ऊपर हमला करो। एक छोटा सा आतंकवादियों का समूह है, लेकिन वो हर बार इस तरह के हमले करने में सफल हो जाता है। इसलिए आपसे मैं इतना ही चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सोच समझ के इन घटनाओं को देखें। मैंने बताया कि मैंने एक लेख लिखा है, हो सकता है कल या परसों वो आए। इन घटनाओं को ज़रा सोच समझ के देखें। हर घटना को हिंदू मुस्लिम बना के देश के अंदर सांप्रदायिक बवाल फैलाने की जगह सरकार से ये अपील करें, सरकार से ये इल्तज़ा करें कि भाई जो लोग कश्मीर में हिंदुस्तान की आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग कश्मीर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, उनको कम से कम सुरक्षा देने की कोशिश की जाए। जब वहाँ एक सुरक्षा का माहौल बनेगा, जब वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तभी एक ऐसा माहौल बन सकता है जिसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी भी हो सके। एक आखिरी बात कह के मैं बात ख़त्म करूंगा कि ये जो सारी की सारी घटनाएं हैं, ये एक और तथ्य की तरफ इशारा करती हैं। 30 साल हो गया, 30 साल से वहाँ सेना और ताकत के भरोसे हम शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये शांति बार बार भंग हो जाती है। मुझे लगता है ये सही टाइम है जब एक बार हमें ये सोचना शुरू करना पड़ेगा कि वहाँ की शांति के लिए असल में क्या ज़रूरी है। जब हमें सोचना पड़ेगा
कि बजाय डंडे के, बजाय गोली के, बातचीत की एक परंपरा, बातचीत की एक श्रृंखला, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में आप जानते हैं शुरू हुई थी, हालांकि वो किसी अंजाम पे नहीं पहुंच सकी। तो बात वहाँ के स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर बातचीत का जो पूरा एक प्रोसेस है वो चलाकर एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जिसमें ये मुट्ठी भर आतंकवादी बार बार ऐसे लोगों की हत्या करने में सफल ना हों जो हिंदुस्तान और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के समर्थन में है। बस इतनी सी बात करनी थी। बहुत शुक्रिया।